बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नामक गांव में नेहा अपने माता पिता के साथ रहती थी। नेहा अभी 10 वर्ष की छोटी सी बच्ची थी, जिसे सिर्फ पढ़ने लिखने का, खेलने कूदने का ही शौक था। लेकिन अचानक इस 10 साल की बच्ची पर एक तूफान आ गिरता है। जब एक दिन उसके माता पिता घर आ रहे थे तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में माँ की तो तुरंत ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन पिता बच जाते हैं। उनको ज्यादा चोटें नहीं आती। जब यह खबर नेहा को पता लगती है तो वह बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी पिताजी, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब हम माँ के बिना कैसे रहेंगे? माँ हमारा कितना ख्याल रखती थी, हमें स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती थी और मुझे रात को लोरी सुनाती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी, स्कूल जाने को तैयार करती थी, मेरा होमवर्क कराती थी। अब यह सब काम कौन कराएगा? मैं माँ के बिना कैसे रहूंगी? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। पिताजी पिताजी, आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? नेहा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह तो प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। चुप हो जा मेरी बच्ची। इस तरह से नेहा के पिता किशोर दास अपनी बेटी को दिलासा देते हैं और अपनी पत्नी का दाह संस्कार कर देते हैं। नेहा अपनी मां की मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी, क्योंकि किशोर दास नेहा को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे थे। सुबह वह काम पर चले जाते और पूरे दिन नेहा घर में अकेली इधर उधर उदास घूमती रहती, रोती रहती, अपनी माँ को याद करती रहती। वह न ठीक तरह से खा रही थी और न ही ठीक तरह से पढ़ाई पर ध्यान लगा पा रही थी, जिस वजह से नेहा की तबीयत खराब रहने लगी। अपनी बेटी की यूं बिगड़ती तबीयत देख किशोर दास को बहुत अफसोस होता है और एक दिन वह कविता नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं, जिसके अपने पहले से ही 2 बच्चे थे, बेटी राधा और बेटा सोनू। शादी करने के बाद कविता और उसके दोनों बच्चों के साथ किशोर दास घर आ जाता है और नेहा को बताता है कि वह उसकी नई माँ है। माँ का नाम सुनते ही नेहा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी कविता नेहा से कहती है, नेहा मेरी प्यारी बच्ची, तो कभी भी मुझे सौतेली मत समझना, मैं तुझे बिल्कुल अपने दोनों बच्चे की तरह ही प्यार दूंगी। आजा, मेरे पास आजा। देखो तो प्यारी सी बच्ची कैसे मुरझा गई, जैसे कोई गुलाब का फूल मुरझा गया हो। तो परेशान मत हो, मैं तेरे लिए अभी खाना बना कर लेकर आती हूँ और अपने हाथ से खिलाऊंगी अपनी प्यारी बेटी को। कविता के मुंह से ये मीठी मीठी बातें सुनकर किशोर दास को बहुत अच्छा लगता है। वह सोचता है कि उसने दूसरी शादी कर कोई गलती नहीं की, लेकिन बेचारे किशोर दास को कहाँ पता था कि कविता यह सब ड्रामे कर रही है। वह तो बहुत ही जालिम औरत है। उसने किशोर दास से सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए ही शादी की थी। ऐसे ही 1 सप्ताह बीत जाता है और किशोर दास को काम के सिलसिले से शहर जाना पड़ जाता है। बस कविता इसी मौके की तलाश में थी और अब वह अपना असली रूप दिखाना नेहा को शुरू कर देती है। माँ, दोपहर भी किचन में कुछ खाने के लिए नहीं था, शाम हो चुकी है, अभी भी आपने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। राधा दीदी और सोनू भैया कुछ समय पहले पिज्जा और बर्गर खा रहे थे। मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने मुझे खाने के लिए नहीं दिया। मुझे भूख लगी है, खाना दे दीजिए। मेरे बच्चों ने तुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, बहुत अच्छा किया, और मैं भी तुझे कुछ देने वाली नहीं हूँ। मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं लग रही जो मैं तुझे स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, उन्हें चला और खाना बना और खा ले। और हाँ, बाथरूम में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें भी धो देना और उसके बाद सभी बर्तन भी साफ कर देना। राधा और सोनू चलो, गर्मी बहुत हो रही है, आइसक्रीम खाने चलते हैं। और तू सुन, घर के सारे काम खत्म हो जाने चाहिए। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? मैं कपड़े कैसे धो सकती हूँ और बर्तन भी कैसे साफ कर सकती हूँ? मैं तो अभी कितनी छोटी हूँ और खाना तो बिल्कुल नहीं बना सकती। जब पिताजी यहाँ थे तो आप मुझसे कितने प्यार से बात करती थी, और पिताजी को 2 दिन शहर गए हुए क्या हुए? आपका मेरे प्रति बर्ताव पूरी तरह से बदल गया। नेहा के इतना कहते ही कविता आग बबूला हो जाती है कि इतनी छोटी सी बच्ची उसे कैसे बातें सुना रही है। तभी वह गुस्से से लाल पीली होकर नेहा की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है,
अभी तो मुझे जानते ही कितना है, आगे आगे देख होता है क्या। तुझे मैंने इस घर की नौकरानी न बना दिया तो मेरा नाम भी कविता नहीं। आज से तेरा स्कूल जाना बंद और घर के सारे काम भी तू ही करेगी और अपने लिए खाना भी बनाकर तू ही खाएगी, क्योंकि तेरे हाथ का जला भुना खाना हम तो खाने से रहे और तेरे बाप को तेरे खिलाफ कैसे भड़काना है वह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आज के बाद मुझे बातें सुनाने की कोशिश भी मत कर लेना, वरना तेरी जबान काट लूंगी, समझ रही है ना। चल यहाँ से, मनहूस मुझे बातें बनाएगी। ऐसा कहकर कविता अपने बच्चों के साथ बाहर आइसक्रीम खाने चली जाती है और यहाँ नेहा अपनी सौतेली माँ का यह बदला हुआ रूप देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वह इतनी छोटी सी जैसे भी उससे उल्टे सीधे कपड़े धोते हैं वह धोती है, बर्तन साफ करती है और अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे बन नहीं पाता और उसका हाथ भी जल जाता है। वह जले हाथ पर टूथपेस्ट लगाकर भूखे पेट ही सो जाती है और अगले दिन कविता के दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और नेहा घर के काम करती है। उससे खाना नहीं बनाया जाता, इसलिए वह अपनी सौतेली माँ से छुपकर उनकी थालियों का बचा कुचा खाना खाती है और अपने माता पिता को याद कर कर बहुत रोती है। माँ देखिए, पिताजी तो शहर में है, उन्हें क्या पता कि यहाँ पर मेरी सौतेली माँ मेरे ऊपर कितना अत्याचार कर रही है और हमेशा उन्हें फोन पर मेरी छोटी छोटी शिकायत लगाती रहती है, उन्हें मेरे खिलाफ भड़काती है। देखिए मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। पहले तो सिर्फ मुझे आपके जाने का ही दुख था, लेकिन अब तो मुझे मेरी सौतेली माँ के अत्याचार भी सहने पड़ते हैं। कैसे मैं दूसरों की थाली का बचा कुचा खा रही हूँ। स्कूल की पढ़ाई छूट गई, घर के कामों में छूट गई। ऐसा सोचकर नेहा बचा कुचा खाना खा रही थी और अपने माता पिता को याद कर रही थी और उसके बाद वह झूठे बर्तन साफ करती है। तभी सोनू अपनी बहन राधा से कहता है, राधा दीदी, कितने दिन हो गए हमने किसी को परेशान नहीं किया, चलो अपने घर की इस नौकरानी को परेशान करते हैं, बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर राधा और सोनू नेहा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, सुन नौकरानी, हमारे लिए मैगी बनाने के बाद मम्मी के रूम की सफाई करना, वह बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। तुझे क्या पता नहीं, मम्मी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वह शॉपिंग करके वापस आएंगी और अपना रूम गंदा देखेंगी तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा। चल जल्दी से काम पर लग जा। राधा दीदी, मैंने सुबह ही माँ के रूम की सफाई की है, माँ का रूम बिल्कुल साफ है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मुझसे जबान चलाएगी। अभी रुक, तुझे तो हम दोनों भाई बहन अभी सबक सिखाते हैं। सोनू चल, दोनों मिलकर इसकी खूब अच्छे से पिटाई करते हैं, तब इस नौकरानी को समझ आएगी कि घर के मालिक से किस तरह से बात करते हैं। ऐसा कहकर राधा और सोनू दोनों मिलकर बेचारी नेहा की बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं। नेहा रोते रोते दोनों भाई बहन के लिए मैगी बनाती है और उन्हें देती है और उसके बाद अपनी सौतेली माँ के रूम में जाती है और साफ रूम को दोबारा से साफ करती है और उसके बाद जैसे ही अलमारी खोलती है तो कविता की फेवरेट चूड़ियाँ नीचे गिरकर टूट जाती हैं। असल में यह राधा और सोनू ने जानबूझकर किया था कि जब नेहा रूम में आए तो वह अलमारी खोले तो चूड़ियाँ नीचे गिरकर टूट जाएं और उसके बाद कविता नेहा की पिटाई करे। और जैसा कि दोनों भाई बहन ने सोचा था वैसा ही होता है। तभी कविता भी रूम में आ जाती है और अपनी फेवरेट चूड़ियां फर्श पर टूटी देख आग बबूला हो जाती है और वह नेहा का जला हाथ पकड़कर बुरी तरह से मोड़ देती है, जिस वजह से नेहा को बहुत ज्यादा दर्द होता है। माँ कृपया करके मेरा हाथ छोड़ी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पहले ही राधा दीदी और सोनू भैया ने मेरी इतनी ज्यादा पिटाई की और अब आप। माँ मैं भी इंसान हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। आखिर मेरी गलती क्या है? मेरी गलती तो बताइए कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो कि आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है। आपको पता है मेरा हाथ बुरी तरह से जल रहा है, मुझे कितना दर्द हो रहा है। माँ कृपया करके मेरा हाथ छोड़िए, कृपया करके मेरा हाथ छोड़िए। तेरी गलती क्या है वो भी मुझे बतानी पड़ेगी। तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तूने मेरी फेवरेट चूड़ियां तोड़ दी? और तू मुझे ये बता कि तू इस टाइम मेरे रूम में क्या कर रही है? सुबह तो तूने मेरे रूम की सफाई की थी, फिर अब तू मेरे रूम में क्या लेने आई है? तू क्या चोरी करने आई थी? नहीं, वो तो राधा दीदी ने कहा था, इसलिए मैं आपके रूम की सफाई करने आई थी, वरना मैं दोबारा क्यों काम करूंगी। कृपया करके मेरा हाथ तो छोड़िए। मम्मी देखो तो यह नौकरानी कैसे झूठ बोल रही है, अपनी सारी गलती का इल्जाम हम दोनों भाई बहन के ऊपर लगा रही है। मम्मी ये तो बहुत खतरनाक लड़की है। मैंने तो बल्कि इस नौकरानी से मैगी मांगी थी, मगर इस नौकरानी ने मना कर दिया, कहा कि मुझे मैगी बनानी नहीं आती, हम भूखे हैं मम्मी।
अपने बच्चों की यह झूठी बातें सुनकर कविता और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वह नेहा को जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उससे कहती है, तूने मेरे बच्चों को मैगी बनाकर देने से मना कर दिया और मेरी फेवरेट चूड़ियां भी तोड़ी। इसकी सजा तो तुझे बहुत अच्छी तरह से मिलेगी ही। ऐसा कहकर कविता बहुत सारे गंदे कपड़े नेहा के सामने डाल देती है और बहुत सारे गंदे बर्तन भी, और उससे कहती है, मनहूस ये सारा काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और उसके बाद पूरे घर की अच्छी तरह सफाई भी करेगी। और हाँ, जो तू हमारे आगे का बचा कुचा खाना खाती है ना, वो भी तुझे नहीं मिलेगा, वो भी तुझे 5 दिन बाद मिलेगा। यही तेरी सजा होगी। जब भूखे रहकर इतना सारा काम करेगी ना, तब तुझे पता चलेगी कि हमसे पंगा लेने की क्या सजा होती है। ऐसा कहकर कविता चली जाती है और दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। जैसा वह चाहते थे वैसा हो चुका था। नेहा इतना सारा काम देखकर उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। पहले ही तीनों ने मिलकर इतना ज्यादा पिटाई की और ऊपर से उसका हाथ भी जला हुआ था। नेहा अपनी माँ को याद कर कर बहुत रोती है। तभी उसके सामने उसकी स्वर्गवासी माँ आती हैं और अपनी माँ को अपने सामने देखकर नेहा बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी नेहा की स्वर्गवासी माँ की आत्मा नेहा से कहती है, नहीं नहीं मेरी प्यारी बच्ची, ऐसे नहीं रोते। मुझे पता है कि तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन बस अब बहुत हुआ। मेरी बच्ची के ऊपर और अत्याचार नहीं होंगे। बेटा, मैं तुम्हें जादुई चूड़ियाँ देती हूँ, यह लो, इन्हें पहन लो। इससे तुम्हारे सारे जख्म ठीक भी हो जाएंगे और यह सारा काम तुम आसानी से कर पाओगी। और तुम जादुई चूड़ी की मदद से अपने पिता को शहर से यहाँ भी बुलवा सकती हो और तुम अपने पिता को सारी सच्चाई बताना। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, खुश रहना। ऐसा कहकर नेहा की स्वर्गवासी माँ की आत्मा अदृश्य हो जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद नेहा वह जादुई चूड़ियाँ पहनती है तो उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वह पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है और उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है जिसकी मदद से वह सारा काम मिनटों में ही कर देती है। इतना सारा काम मिनटों में होता देख कविता, उसके दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं। तभी कविता सोचती है, इतना ज्यादा काम इस मनहूस ने इतनी जल्दी कैसे कर दिया? रोबोट भी इतनी जल्दी काम नहीं कर सकते। फिर यह काम इसने कैसे किया? इतनी छोटी सी लड़की, इतने सारे कपड़े, बर्तन, सफाई, और वो भी इतने अच्छे तरीके से। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर कविता नेहा के पास जाती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस, मुझे सच सच बताना कि तूने इतनी जल्दी काम कैसे कर दिया? इतने सारे कपड़े, बर्तन, सफाई, इतनी छोटी होकर तो इतना सारा काम तो नहीं कर सकती। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सच सच बताना, वरना मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। नहीं माँ, अब मेरे साथ आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। पिताजी को शहर से आज जाने दीजिए, मैं आपकी एक एक बात पिताजी को बताऊंगी। वह बुढ़ा तेरी बात पर भरोसा करेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तेरे खिलाफ उसे बहुत अच्छी तरह से भड़का दिया है और अब तो वह बुढ़ा कुछ ही दिनों में सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाला है। और जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, उस बुढ़े को और तुझ जैसी मनहूस लड़की को घर से बाहर निकाल दूंगी। बस उस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार है। अब तू मुझे बातों में मत उलझा, मुझे बता कि तूने इतनी जल्दी काम कैसे किया, वरना मैं तेरा गला दबा दूंगी। तू मेरी बेटी का गला दबाएगी? इससे पहले मैं तेरा गला दबा दूंगा। अच्छा हुआ कि मुझे मेरी बेटी की आवाज सुनाई दी कि वह परेशान है और मैं तुरंत यहाँ आ गया। ऐसा कहकर किशोरदास कविता की बहुत ज्यादा पिटाई करता है और उसके बाद कविता और उसके दोनों बच्चों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। तभी कविता रोते हुए कहती है, अजी आप मुझे घर से बाहर मत निकालिए। आप तो जानते ही थे कि मैं कितनी गरीब थी। मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे पालूंगी, इनका पालन पोषण कैसे करूंगी। मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। कविता बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है, लेकिन किशोरदास उसकी एक नहीं सुनता और घर का दरवाजा बंद कर लेता है। कविता अपने दोनों बच्चों के साथ सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है। इस तरह कविता को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ किशोरदास अपनी बेटी से माफी मांगता है और अब वह नेहा को छोड़कर कहीं नहीं जाता। नेहा अपने पिता और अपनी माँ की दी हुई जादुई चूड़े की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।
बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में सरिता अपने पति किशोर दास के साथ रहती थी। अभी दोनों की नई नई शादी हुई थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सरिता मां बनने वाली थी और उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है और सरिता बच्चे को जन्म देते समय ही अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेती है। किशोर दास अपनी नवजात बच्ची को हाथ में उठाता है, उसका नाम गुनगुन रखता है और बहुत रोता है और सोचता है कि इतनी छोटी बच्ची बिन माँ के कैसे रह सकती है। इसलिए वह कुछ दिन बाद उर्मिला नाम की एक औरत से दूसरा विवाह कर लेता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। 1 साल बाद उर्मिला भी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वह रानी रखती है। उर्मिला अपनी बेटी के जन्म के बाद गुनगुन को पूरी तरह से भूल जाती है, जैसे उसकी कोई और भी जिम्मेदारी है। बस रानी से ही प्यार करती और गुनगुन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। ऐसे ही एक दिन गुनगुन अपनी सौतेली माँ के पास आती है और कहती है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मनहूस, तू पूरे 5 साल की होगी, अभी भी तुझसे खुद खाना लेकर खाया नहीं जाता। जब देखो मेरे पास आ जाती है, माँ ये दे दो, माँ वो दे दो। मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या? मैं अपनी बेटी को ना संभालूं? मैं 24 घंटे तेरे ऊपर ही ध्यान रखती रहूं कि मनहूस ने खाना खाया नहीं खाया, दूध पिया या नहीं पिया। चल जा, किचन में कुछ पड़ा होगा, जाकर खा ले। सारी नींद खराब कर दी। मनहूस तो दूसरी जिंदगी में मनहूसियत फैलाने के लिए ही बची है, वरना अपनी माँ के साथ तू भी मर चुकी होती। अपनी माँ को तो खा गई, पता नहीं डायन कितने लोगों को खाकर दम लेगी। माँ, मैं किचन में देखकर आ गई, कुछ भी नहीं है। दूध आपने रानी को पिला दिया और खाना जो आपने बनाया था वह आपने और पिताजी ने खा लिया। माँ, कुछ बना दीजिए ना, बहुत तेज भूख लगी है। जा मनहूस, पानी पीकर सो जा। तूने क्या मुझे अपनी नौकरानी समझा है जो मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी और महारानी को खिलाऊंगी? सुबह नाश्ता बनेगा तो खा लेना। और हाँ, अगर नाश्ते के टाइम पर तू समय पर नहीं आई तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा। समझ आ रही है ना? अब जा यहाँ से मनहूस। मम्मी, मेरा पिज्जा खाने का बहुत दिल कर रहा है, जल्दी से ऑर्डर करके मंगाइए ना। अरे मेरी प्यारी बिटिया को पिज्जा खाना है? पिज्जा क्या, मैं बर्गर, चाउमीन, मोमोज ये सब कुछ अभी ऑर्डर करके मंगा देती हूँ। मेरी प्यारी बेटी कुछ खाने का दिल करे और मैं उसके लिए ना मंगाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी प्यारी बिटिया रानी, रुक जा, अभी ऑर्डर करती हूँ। ऐसा कहकर उर्मिला रानी के लिए पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज यह सब कुछ ऑर्डर कर देती है। कुछ समय बाद यह सब चीजें आ भी जाती हैं। बेचारी गुनगुन 5 साल की बिन माँ की बच्ची अपनी सौतेली माँ का यह जुल्म सह रही थी। रानी और उर्मिला गुनगुन के सामने पिज्जा, बर्गर यह सब खा रही थी और वह भूखी बस उनका मुंह ताक रही थी और अपने रूम में जाकर पानी पीकर अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत रोती है। माँ, क्या कोई इतना जालिम हो सकता है कि जितनी मेरी सौतेली माँ है मेरे लिए जानबूझकर खाना नहीं बनाती ताकि मैं खाना ना खा सकूं, ना ही दूध बचा कर रखती है, सब खत्म कर देती है। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब उनका दिल चाहता है तब मुझे एक रोटी खाने के लिए देती है। देखिए अपनी बेटी के लिए कैसे पिज्जा, बर्गर यह सब मंगाया और मैं भूखे पानी पीकर अपना गुजारा कर रही हूँ। पिताजी को भी कुछ नहीं बता सकते, उन्होंने मेरे लिए ही दूसरी शादी की। जब उन्हें पता चलेगा तो कितना दुख होगा। पिताजी कितनी मुश्किलों से समोसे बेचकर घर का गुजारा करते हैं और माँ और उन पैसों को उड़ा देती है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपको मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था माँ। ऐसा कहकर गुनगुन बहुत रोती है और अपनी माँ की तस्वीर देखते देखते सो जाती है। अगले दिन गुनगुन जल्दी उठती है ताकि उसे नाश्ता मिल सके, लेकिन उर्मिला तो उर्मिला थी, वह जानबूझकर गुनगुन को भूखा रखती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और हमेशा गुनगुन के साथ ऐसा ही होता। 3-4 दिन में सिर्फ एक ही बार उसे खाने के लिए मिलता। गुनगुन स्कूल जाने के साथ घर के सारे काम भी करती, बर्तन, झाड़ू, पोंछा, सफाई, कपड़े धोना, इस्त्री करना, सभी काम। और रानी बस अपने दोस्तों के साथ घूमती, शॉपिंग करती, पार्टी करती। रानी को बस एंजॉय करने का ही पता था। और अब गुनगुन 15 वर्ष की हो चुकी थी और रानी 14 वर्ष की। ऐसे ही एक दिन किशोर दास समोसे बेचकर घर वापस आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु। कुछ लोग उसकी डेड बॉडी घर लेकर आते हैं, जिसे देखकर गुनगुन बहुत ज्यादा रोती है। तभी उर्मिला गुनगुन को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है,
मनहूस, मनहूस, मुझे तो पहले ही पता था तू डायन है, डायन। पता नहीं कितने लोगों को खाकर तेरा पेट भरेगा। पहले अपनी माँ को खा गई और अब पिता को। मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया। मेरी बेटी से उसका पिता वह समोसे बेचकर आते थे तो घर का गुजारा चलता था। अब तो कोई कमाने वाला भी नहीं रहा। मनहूस, अपनी मनहूसी से तूने यह क्या कर दिया? मम्मी, मम्मी, आप टेंशन क्यों लेती हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है? ये नौकरानी है ना, जैसे पिताजी समोसे बेचते थे अब ये बेचेगी और हमारे लिए पैसे कमाएगी। उर्मिला और रानी को पैसों की टेंशन हो रही थी कि अब कौन कमाएगा, कैसे कमाएगा, और उधर गुनगुन को अपने पिता का खोने का बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसका रो रो कर बुरा हाल था। कुछ समय बाद किशोर दास का दाह संस्कार हो जाता है। तभी उर्मिला गुनगुन से कहती है, मनहूस, अब घर में कोई कमाने वाला तो रहा नहीं। जो एक जरिया था वह तेरी मनहूसियत से हमें छोड़कर चला गया। अपने पिता की तरह तो भी समोसे बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर समोसे बनाना, उन्हें बेच कर आना। और ये मत सोच लेना समोसे बेचकर आने से तेरी छुट्टी हो जाएगी। घर के कामों से, घर के सारे काम भी तू ही करेगी। कपड़े धोना, झाड़ू पोंछा करना, सफाई करना, हमारे लिए नाश्ता बनाना, फिर आकर हमारे लिए खाना भी बनाना, यह सब तू ही करेगी। समझ रही है ना? माँ, यह तो गलत है। आपको पता है समोसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। रात भर जगकर समोसे बनाऊंगी, सुबह फिर उन्हें बेच कर आऊंगी, और फिर घर के इतने सारे काम, आपके लिए नाश्ता, खाना, यह सब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं अभी 15 साल की ही तो हूँ, और इन सब में मेरी पढ़ाई का क्या होगा? इस समय मुझे स्कूल जाने का तो समय मिलेगा ही नहीं। तो किसने कहा है कि तू स्कूल जाएगी? आज से तेरा स्कूल जाना बंद। स्कूल की फीस, कितने सारे खर्चे होते हैं, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए तेरा स्कूल जाना बंद। कौन सा तू कलेक्टर बन जाएगी? चुपचाप हमारे लिए समोसे बेच, पैसे कमा और घर के काम कर, यही तेरी औकात है। बेचारी गुनगुन क्या कर सकती थी? उसे अपनी सौतेली माँ की बात माननी पड़ती है। अब गुनगुन रात भर जाकर समोसे बनाने की तैयारी करती और सुबह उन्हें बेचने जाती, और समोसे बेचकर आने के बाद जो पैसे मिलते अपनी सौतेली माँ को दे देती, और फिर उसके बाद घर के सारे काम करती। अपनी सौतेली माँ और बहन के लिए नाश्ता बनाती, खाना बनाती, कपड़े धोती, इस्त्री करती, सफाई करती, और इन सब के बीच गुनगुन की पढ़ाई बहुत पीछे छूट जाती है। ऐसे ही एक दिन गुनगुन समोसे बेच रही थी, तभी उसके पास 6 से 7 बच्चे आते हैं जो फटे पुराने कपड़ों में होते हैं, बिल्कुल गरीब। तभी वह गुनगुन से कहते हैं, दीदी दीदी, आपके समोसे में से तो बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, पेट के चूहे और ज्यादा दौड़ रहे हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, यह समोसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं, एक बार खाकर तो देखो, और ज्यादा महंगे भी नहीं है, सिर्फ 5 रुपए का एक। बताओ तुम सबके लिए कितनी प्लेट लगाऊं? दीदी, हम जैसे अनाथ और गरीब बच्चों की किस्मत में समोसे खाना खरीदना कहाँ लिखा है? हम तो सिर्फ महक ही सूंघ सकते हैं और कुछ नहीं। आपको पता है हमने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया, तभी तो पेट में इतनी ज्यादा चूहे दौड़ रहे हैं। समोसों की महक सूंघकर अपना पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं। मासूम बच्चों का यह जवाब सुनकर गुनगुन की आंखें बाहर आती हैं, और वह तभी सभी बच्चों के लिए 2-2 समोसों की 1-1 प्लेट बनाती है और उनसे कहती है, प्यारे बच्चों, तुम्हें महक सूंघने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इन्हें खाकर टेस्ट भी कर सकते हो, और तुम्हें पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। यह लो और पेट भरकर समोसे खाओ। मुझे पता है तुम्हें फ्री में समोसे खिलाने की मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मेरी सौतेली माँ मेरी बहुत पिटाई करेंगी, हो सकता है कि वह मुझे घर से भी बाहर निकाल दे, लेकिन मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही। यह लो, इन्हें खा लो। दीदी दीदी, आप कितनी अच्छी हो, काश दुनिया में सब लोग आप जैसे हो। हम जैसे गरीब और अनाथ कभी भूखे नहीं रहेंगे, हमें समय समय पर खाना मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समोसे देने के लिए। गुनगुन बच्चों को समोसे खाते देख बहुत खुश होती है, और जो समोसे बेचकर कमाई होती है वह जाकर अपनी सौतेली माँ को दे देती है। इतने थोड़े पैसे देखकर उर्मिला आग बबूला हो जाती है, और वह बेचारी गुनगुन की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और कहती है, मनहूस, आज तो तू सारे समोसे बेच कर आई है, लेकिन फिर भी इतने कम पैसे, पूरे 20 समोसों के पैसे कम हैं। बता वह पैसे कहाँ हैं? मुझसे पैसे बचा कर रखेगी, मुझसे झूठ बोलेगी। जल्दी मुझे पैसे दे, वरना मैं तेरी सारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जल्दी मुझे पैसे देती है या नहीं? माँ, आपको पता है आज मेरी दुकान पर गरीब बच्चे आए थे और उनके पास समोसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मुझसे उनकी भूख देखी नहीं गई, बस इसलिए उन्हें फ्री में समोसे खिला दिए। माँ, भूखे बच्चों को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है।
मम्मी देखो तो इस नौकरानी को कैसे पुण्य कमाने की पड़ी है। आपका तो इसने सारा नुकसान ही कर दिया। हमारी खुशी से जलती है ये नौकरानी। हाँ बेटा, कह तो बिल्कुल सही रही है। यह मनहूस हमारी खुशियों से जलती है, लेकिन इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। आज रात तू घर के अंदर नहीं रहेगी, बाहर रहेगी और 5 दिन तक तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। यही तेरी सजा होगी। हमारे लिए खाना बना और घर से बाहर निकल जा। बेचारी गुनगुन खाना बनाती है और घर से बाहर निकल जाती है। मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बारिश शुरू हो जाती है। बेचारी गुनगुन बारिश में भीगती रहती है और अपने माता पिता को बहुत याद करती है। तभी उसके पास एक बहुत ही सुंदर परी आती है और वह गुनगुन से कहती है, गुनगुन तुम्हारी सौतेली माँ तो सच में बहुत ही ज्यादा अत्याचारी है। मैं हमेशा परी लोग से पृथ्वी पर लोगों की मदद करने आती हूँ और उन लोगों को ढूंढती हूँ जिनका दिल साफ हो और हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मैंने देखा किस तरह तुमने उन गरीब बच्चों की मदद की। तुम यह जानती थी कि इस मदद की तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन गुनगुन, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह लो जादुई पर्स, इसके अंदर तुम जब भी हाथ डालोगी तुम्हारा हाथ खाली नहीं आएगा। तुम्हें हमेशा पैसे मिलते रहेंगे और इस जादुई पर्स के पैसे कभी खत्म भी नहीं होंगे। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जादुई पर्स देने के लिए। लेकिन अब मैंने फैसला किया है, मैं इतनी जालिम औरत के घर और नहीं रह सकती। अब मैं जादुई पर्स की मदद से अपने लिए एक घर लूंगी और अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी, जो मेरी सौतेली माँ ने छुड़वा दी है। परी गुनगुन को जादुई पर्स देकर अदृश्य हो जाती है। सुबह होने के बाद गुनगुन अपनी सौतेली माँ का घर छोड़ देती है और जादुई पर्स के अंदर हाथ डालती है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिसकी मदद से वह अपना एक घर खरीदती है और अपना स्कूल में एडमिशन भी करा लेती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला और रानी दोनों गुनगुन को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। तभी उर्मिला कहती है, रानी बेटा, लगता है इस बार हमने जो उस मनहूस को सजा दी हमारे लिए महंगी पड़ गई। मुझे लगा था सर छुपाने के लिए मनहूस के पास घर नहीं है तो घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, हमारा अत्याचार सहती रहेगी, लेकिन वह तो घर छोड़कर चली गई। अब समोसे कौन बेचेगा, कौन पैसे कमाएगा, हमारे लिए कौन काम करेगा? हम तो दुविधा में फंस गए बेटा। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी हमने उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही अत्याचार करना शुरू कर दिया था। पैसे कमाने वाली मशीन हाथ से निकल गई। अब हमें अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे और पैसे भी खुद ही कमाने पड़ेंगे। हमने उस मनहूस को कहाँ नहीं ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। अब हमारा क्या होगा मम्मी? ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत अफसोस करती हैं और वहीं दूसरी तरफ गुनगुन जादुई पर्स की मदद से गरीब, अनाथ और परेशान लोगों की बहुत मदद कर रही थी और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उर्मिला और रानी को गुनगुन नजर आती है। वह कार में बैठकर कहीं जा रही थी, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी की आँख खुली की खुली रह जाती है। रानी बेटा, देख तो यह मनहूस कितनी बड़ी गाड़ी में जा रही है। इसका मतलब इस गांव में आकर बस गई। पता लगाना होगा इस मनहूस के पास इतना सब कुछ कहां से आया। असल में गुनगुन उदयपुर गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर रहने लगी थी ताकि वह अपनी सौतेली माँ के साय से बहुत दूर रहे। लेकिन उर्मिला और रानी को गुनगुन के घर का पता चल जाता है और उन्हें जादुई पर्स के बारे में भी पता चल जाता है और एक दिन दोनों माँ बेटी जादुई पर्स चुराकर घर आ जाती हैं। मम्मी, हमारे तो मजे आ गए। इस जादुई पर्स के अंदर जब भी हाथ डालेंगे तो पैसों की बरसात होती रहेगी। अब तो हमारे पास धन दौलत ही धन दौलत होगी और वह मनहूस दोबारा से गरीब हो जाएगी। हम ऐश करेंगे, मजे ही मजे। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और जैसे ही उर्मिला जादुई पर्स के अंदर हाथ डालती है तो उसके अंदर से पैसे तो नहीं बल्कि सांप निकल कर आते हैं, जो दोनों माँ बेटी को तुरंत ही डस लेते हैं और तुरंत ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह उर्मिला और रानी को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और गुनगुन जादुई पर्स की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। अब उसकी जिंदगी में सौतेली माँ और सौतेली बहन का दूर दूर तक साया भी नहीं था।